मुझे रात दिन बस मुझे चाहती, ऐसे लगिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। 90 और 2000 के पहले दशक में सोनू निगम ने अपनी आवाज और गानों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़। 90s के मिड में बच्चे बच्चे की जुबान पर इस गायक का नाम था। सच कहा जाए तो एक दौर में गायकी का दूसरा नाम था सोनू निगम। कदर प्यार है तुमसे है। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सोनू निगम पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। तभी तो बॉलीवुड के बड़े बड़े म्यूजिक माफिया और सो कॉल्ड हिंदी सिनेमा के कई नामचीन और बड़े ठेकेदार तमाम कोशिशों के बाद इस सिंगर का करियर खत्म नहीं कर सके। आसमान वाले ज़मीं पर उतर। बॉलीवुड के 80% म्यूजिक मार्केट पर कब्जा रखने वाली कंपनी टी सीरीज ने एक वक्त सोनू निगम से गवाना बंद कर दिया। इसके कुछ समय बाद जी एंटरटेनमेंट कंपनी ने इस सिंगर को बैन कर दिया। साल 2014 के बाद से बॉलीवुड के भाईजान ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन सोनू निगम की हस्ती नहीं मिटा सके। मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल। तमाम साजिशों, बायकॉट और बैन से कई सालों तक सोनू निगम का करियर हिचकोले खाता रहा। ऐसा भी वक्त आया कि साल 2015 के बाद इस बेहतरीन सिंगर का करियर खत्म मान लिया गया। अपने हक की आवाज उठाना इस सिंगर के लिए इतना भारी पड़ा कि ये बॉलीवुड को कंट्रोल करने वाले दिग्गजों के सीधे निशाने पर आ गए और ऐसे हालात बना दिए गए कि सोनू निगम को गायकी से संन्यास तक लेने का ऐलान करना पड़ गया। लेकिन इस सिंगर ने ना तो हथियार डाला और ना ही हार मानी। दर्द है या दर्दों की दवा, ये कोई सनम या आप खुदा, ये कोई सनम। वो ना तो कभी किसी के आगे झुके और ना ही बड़ी से बड़ी ताकत से भिड़ने और उसका मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे रहे। कौन थे वो लोग जो सोनू निगम का करियर खत्म करने के लिए एक से बढ़कर एक साजिशें करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हुए? बताऊंगी आगे आपको विस्तार से। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा आसमान। साथ ही जानेंगे कि खुद अपना करियर खत्म मान चुके सोनू निगम ने कौन सा ऐसा दांव खेला और तरकीब लगाई जिससे बॉलीवुड के मठाधीशों और म्यूजिक माफिया को चारों खाने चित कर दिया और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो। एक वक्त बाल ठाकरे परिवार से सोनू निगम के बहुत ही करीबी रिश्ते हुआ करते थे। फिर इसी परिवार के लोग न सिर्फ सोनू के करियर बल्कि इनकी जान के दुश्मन बन बैठे। एक राजनेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाला साहब ठाकरे सोनू निगम की हत्या कराना चाहते थे। क्या थी इसकी वजह जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई तन्हाई। एक सिंगर के तौर पर साल 2013 तक सोनू निगम का नाता किसी बड़े विवाद से नहीं जुड़ा था। उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक बेमिसाल गायक की थी। फिर कुछ ऐसे हालात बनते चले गए कि सोनू को ठाकरे परिवार, कई बड़ी म्यूजिक कंपनियों और सलमान खान से खुलकर लड़ना पड़ा। इन लम्हों के दामन में पाकी। इस सिंगर ने ना सिर्फ इन सब से खुलकर मोर्चा लिया बल्कि इन सबको ऐसी पटखनी दी कि इन सबको अपने सामने घुटनों के बल आने को मजबूर कर दिया। ये सब आखिर कैसे मुमकिन हो सका? आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो। सोनू निगम 90 के दौर में एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। 2000 के दशक में भी वो सबसे पॉपुलर और डिमांडिंग सिंगर के तौर पर उभरे। साल 2001 के आसपास एक मुद्दे को लेकर सोनू निगम ने आवाज उठानी शुरू की। वो मुद्दा था सिंगर्स को रॉयल्टी देने का। यही वो मुद्दा था जिसके चलते सोनू निगम तमाम म्यूजिक कंपनियों और बॉलीवुड माफिया के निशाने पर आ गए। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल।
1960 के दशक से चला आ रहा सिंगर्स के लिए रॉयल्टी विवाद आखिर क्या है? सबसे पहले इसे जान लीजिए। म्यूजिक कंपनियां शुरू से संगीतकारों को तो रॉयल्टी देती थीं, लेकिन गायकों के लिए ऐसा नहीं था। विदेश की तर्ज पर संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे, लेकिन गायकों को सिर्फ एक बार उनके गाने के लिए पैसा मिलता था। 1960 के दशक में लता मंगेशकर ने मुहिम छेड़ दी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर संगीतकारों को रॉयल्टी मिलेगी तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए। उन्होंने इस विषय पर स्टैंड लेते हुए उन प्रोड्यूसर्स के लिए गाना बंद कर दिया जिन्होंने भी रॉयल्टी देने से इनकार किया। इस मुद्दे पर लता को मोहम्मद रफी से समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रफी साहब ने उनका साथ नहीं दिया और इसी को लेकर दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद लंबे वक्त तक ये दोनों एक साथ नहीं गाते थे। दूर है तू जब पास है तू, एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे। बाद के सालों में कई ऐसे संगठन बने जिन्होंने सिंगर्स और म्यूजिशियंस के हक की लड़ाई लड़नी शुरू की। इसमें इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियन राइट्स एसोसिएशन यानी इज़ामरा भी एक नाम है। 90 के दशक में टी सीरीज, जी एंटरटेनमेंट समेत कुछ और कंपनियों ने हिंदी सिनेमा के म्यूजिक और पैरेलल म्यूजिक के 90% मार्केट पर कब्जा कर लिया। इसमें करीब 65% मार्केट टी सीरीज का अकेले था। यही कंपनियां फिल्मों के म्यूजिक का प्रसारण अधिकार खरीदती थीं और जिसे चाहती थीं उस गायक का करियर बनता या फिर बिगड़ता था। 90 के दौर में अनुराधा पौडवाल से लेकर उदित नारायण, कुमार सानू, नदीम श्रवण, सोनू निगम जैसे कलाकारों का करियर टी सीरीज से जुड़ने के बाद ही बुलंदियों पर पहुंचा। प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काटे ही फिजाओं वाले मेरे से आ गए। इस तरह 90 के दौर के आखिर तक म्यूजिक कंपनियां बादशाह बन चुकी थीं। किसी सिंगर में तब हिम्मत नहीं थी कि इनसे रॉयल्टी की मांग कर सके, क्योंकि टी सीरीज ने उस दौर के ज्यादातर गायकों का करियर बनाया था। साल 2000 के दशक के शुरुआती सालों में सोनू निगम दिग्गज गायक बन चुके थे। यही वो समय था जब सोनू ने इनडायरेक्टली रॉयल्टी की मांग शुरू कर दी। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए। साल 2004 में एक बार इंडियन आइडल के कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए सोनू निगम अहमदाबाद में थे। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि भारतीय गायकों को उनके गाए गानों पर रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जैसा कि पश्चिमी देशों में होता है। उन्होंने कहा कि करियर खत्म होने के बाद और बुढ़ापे में ज्यादातर गायकों को काफी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। गायकों को उनके गाए गानों के लिए सिर्फ एक बार पैसा मिलता है, जबकि गानों की रॉयल्टी संगीत कंपनियों को मिलती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर संगीतकार मुंह नहीं खोलना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि म्यूजिक कंपनियां उन्हें ब्लैकलिस्टेड कर देंगी। अब तक मुखर होकर सिंगर्स के लिए रॉयल्टी मांगने वाले सोनू निगम इकलौते गायक देखे जाते थे। बाद में सिंगर शान समेत कुछ और गायक भी सोनू निगम की मांग का समर्थन करने लगे। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे। साल 2010 के बाद से सोनू निगम अपने गानों के लिए टी सीरीज से खुलकर रॉयल्टी देने की मांग करने लगे। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार समेत सबको ये बात बुरी लगने लगी और इस तरह टी सीरीज ने सोनू निगम को किनारे करना शुरू कर दिया। साल 2013 में अभिनेता शेखर सुमन ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हार्टलेस। इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स पर फिल्म के निर्माता और टी सीरीज के राइट्स थे। इस फिल्म में लीड सिंगर सोनू निगम और सुनिधि चौहान थे। फिल्म का म्यूजिक रिलीज करने से पहले इन दोनों सिंगर्स को फिल्म के निर्माता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा गया। तब सोनू निगम और सुनिधि ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस दस्तावेज पर साइन करने का मतलब था कि इन दोनों सिंगर्स को रॉयल्टी से वंचित होना पड़ता। इधर दोनों के साइन किए बिना फिल्म का म्यूजिक टी सीरीज रिलीज नहीं कर सकती थी। टी सीरीज ने भी सोनू निगम पर दबाव बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद टी सीरीज की ओर से शेखर सुमन को सलाह दी गई कि वो दूसरे सिंगर से इस फिल्म का गाना डब करा दें। शेखर सुमन ने ऐसा ही किया और केके, अरिजीत और मोहित चौहान जैसे कई सिंगर से सोनू के गाने डब करा दिए।
वहीं सुनिधि के पार्ट को कई नई फीमेल सिंगर से डब करा दिया गया। इसी झगड़े के बाद सोनू का टी सीरीज के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने गायकी से संन्यास लेते हुए रिटायरमेंट तक का ऐलान कर दिया। सोनू निगम ने इस बात को ट्विटर पर भी उठाया था और 13 दिसंबर 2013 को दर्जनों ट्वीट्स किए थे। इसके बाद लोगों ने सोनू निगम का सपोर्ट किया था और अपना फैसला वापस लेने के लिए कहा था। सोनू ने अपना मन बदलते हुए वापसी कर ली। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा। इसी दौरान सोनू निगम ने कहा था कि गायकों को रॉयल्टी ना देना सती प्रथा और दहेज की तरह एक बड़ी कुप्रथा है जो हर हाल में खत्म होनी चाहिए। तब सोनू ने बहुत तीखे अंदाज में कहा था कि हम विद्रोह या आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार फिल्म निर्माता और म्यूजिक कंपनियां हमारे सहयोगी हैं। हम बस उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि कल कोई भी गायक बन सकता है। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की बहन भी खुद एक गायिका है, इसलिए ये उनके हित में भी है। बेकरार मैं बेकरार दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए। खैर, सोनू निगम अपनी लड़ाई अकेले लड़ते रहे और टी सीरीज के मालिकान सिंगर्स को रॉयल्टी ना देने के स्टैंड पर कायम रहे। अब टी सीरीज और सोनू निगम के रिश्तों में बहुत खटास आ चुकी थी। इस लड़ाई के साथ ही सोनू निगम ने इंडस्ट्री के सबसे बड़ी और ताकतवर म्यूजिक कंपनी को अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया। लेकिन इस वक्त तक सिंगर के तौर पर सोनू निगम का कद इतना बड़ा और डिमांड इतनी ज्यादा थी कि टी सीरीज उन्हें पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकती थी। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आवेश में। भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी से पंगा लेने के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि सोनू निगम की भिड़ंत बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान से हो गई, जो किसी का भी करियर बनाने या फिर बिगाड़ने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। सलमान और सोनू के बीच अनबन की शुरुआत साल 2013 में फिल्म किक के गाने हैंगओवर को लेकर हुई थी। दरअसल इस गाने को सोनू निगम ने 17 नवंबर 2012 को श्रेया घोषाल के साथ रिकॉर्ड किया था। किक के निर्देशक साजिद नाडियाडवाला ने सोनू को ये गाना गाने के लिए कहा था। दोनों ने इस गाने के लिए फीस को लेकर भी कोई चर्चा नहीं की थी। बताया जाता है कि गाने की रिकॉर्डिंग से साजिद बहुत खुश थे और उन्होंने मैसेज करके सोनू को कहा था कि ये गाना इतना अच्छा तैयार हुआ है कि वो इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके बाद अचानक इस गाने से सोनू निगम की आवाज को हटाकर इसे सलमान खान से गवा लिया गया। हैंगओवर तेरी यादों का हैंगओवर। खास बात तो ये कि सोनू को इस बात की खबर तक नहीं दी गई। सोनू को जब पता चला कि इस गाने से उन्हें बाहर कर दिया गया है और उनका हिस्सा सलमान ने गाया है, तो वे हैरान रह गए। बतौर सोनू उन्हें ये बात अखबारों से पता चली और उन्हें इस गाने के लिए फीस भी नहीं दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि सलमान खान एक नहीं बल्कि 2 बार सोनू निगम के गानों की रिकॉर्डिंग होने के बाद अपनी आवाज में डब करा चुके हैं। हैंगओवर के बाद 2015 में आई फिल्म हीरो के गाने मैं हूँ हीरो तेरा को भी सलमान ने अपनी आवाज में डब कर दिया था। सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी। खैर, इसके बाद अगला वाकया सुनिए। टी सीरीज के इंडस्ट्री में 30 साल पूरे होने पर साल 2015 में सुरों के रंग नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। इसे सोनू निगम होस्ट कर रहे थे। इस समारोह में सलमान खान भी थे। कार्यक्रम के दौरान जब सलमान को स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अचानक सलमान सोनू निगम की बेइज्जती करने लगे। इस मौके पर सलमान ने कहा कि उन्हें अपनी फिल्मों के गानों के लिए सोनू निगम या किसी और सिंगर की जरूरत नहीं है। सोनू निगम ये बात सुनकर अपसेट हो गए थे। अपनी बातों से सलमान खान ये साबित करते नजर आ रहे थे कि सिंगर का काम बहुत ही सामान्य और आसान होता है। सलमान यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो सोनू निगम को ये भी चैलेंज कर दिया कि वो उनके मुश्किल से मुश्किल गानों को गा सकते हैं। इस वाकये के बाद सोनू और सलमान के रिश्ते बिगड़ते चले गए।
सोनू ने तो यहाँ तक कहा कि एक बार उन्हें सलमान ने धमकाया भी था। साथ ही एक बार जब सोनू से सलमान खान की सिंगिंग स्टाइल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि सलमान खान कितने घटिया गायक हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। ऑटो ट्यून से तो हर कोई गायक बन सकता है और इसी के चलते भारत में संगीत का पतन हो रहा है। तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। सलमान से खुलकर पंगा लेना और उनके खिलाफ लगातार आलोचना वाले बयानों का सोनू निगम के करियर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। कहा जाता है कि सलमान खान के इशारे पर फिल्म प्रोड्यूसर्स और संगीतकारों ने सोनू से गवाना बंद कर दिया। कुछ अपवादों को छोड़कर 2015 के बाद किसी भी बड़े बैनर या बड़े बजट की फिल्म में सोनू की आवाज सुनने को नहीं मिलती थी। वो अब साउथ की फिल्मों समेत कुछ कम चर्चित या छोटे बजट की फिल्मों में गाने को मजबूर थे। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें। टी सीरीज और ज्यादातर हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स के सोनू से मुंह मोड़ने बाद इस सिंगर को एक और बड़ा झटका तब लगा जब अप्रैल 2015 में जी एंटरटेनमेंट ने सोनू निगम को बैन करते हुए ये ऐलान कर दिया कि ये कंपनी सोनू निगम के गाए किसी भी गाने को नहीं खरीदेगी। ये खबर सामने आने पर सोनू निगम ने ट्वीट करके कहा था कि तो जी ने मुझ पर बैन घोषित कर दिया है। मैं क्या कहूँ, ईश्वर सब पर कृपा करें। तब फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने ट्वीट किया था कि सुना है जी म्यूजिक कंपनी सोनू निगम के गाए गाने नहीं खरीदेगी। वजह का पता नहीं। उनकी आने वाली फिल्मों में सोनू निगम की जगह किसी और को लिया जाएगा। जी म्यूजिक ने सोनू निगम को बैन क्यों किया, अब इसकी भी वजह जान लीजिए। दरअसल अप्रैल 2015 में दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की एक रैली चल रही थी और तब आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास जंतर मंतर पर ही इस रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच गजेंद्र सिंह नाम का एक किसान पेड़ पर चढ़ा था और उसकी मौत हो गई। कथित तौर पर तब कुमार विश्वास ने एक आपत्तिजनक शब्द बोला था जिसे जी मीडिया के सारे चैनलों ने जोर शोर से चलाया था। तब सोनू निगम ने जी मीडिया का वीडियो शेयर करते हुए ऐसी आशंका जताई थी कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए कुमार विश्वास की आवाज अलग से डाली गई है। इसी के बाद जी ने सोनू निगम पर बैन लगा दिया था। आगे सोनू ने लिखा था कि मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, लेकिन मेरे कवि दोस्त कुमार विश्वास की खातिर इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। इसी के बाद उन पर जी ने सोनू निगम पर बैन लगा दिया था। इसके बाद सोनू सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे थे और लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। सिंगर शान ने ट्वीट करते हुए तब लिखा था कि सच है, जब लोगों पर सत्ता का नशा चढ़ता है तो वो भगवान से खेलते हैं, जो निश्चित तौर पर गलत है। के मीठी मीठी बातें जाग के गुजारो रातें। दिसंबर 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सोनू निगम ने अपने दिल की कई बातें शेयर की थीं। जब उनसे पूछा गया कि लंबे अरसे तक इंडस्ट्री में टॉप सिंगर बने रहने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो प्लेबैक सिंगिंग से दूर हो गए, इसके जवाब में उन्होंने बड़ी ही मायूसी और उदासी के साथ कहा था कि संगीत जगत की राजनीति का शिकार होने के कारण उन्हें बेहद कम मौके मिल रहे थे, जिसके कारण वो पार्श्व गायन से दूर होते चले गए। आगे उन्होंने कहा था कि आपके पास ऐसे संगीतकार भी होने चाहिए जो आपको प्यार करते हों, आपके कद्रदान हों और आपसे कुछ गवाना चाहते हों। अगर वो ही आपसे मुकाबला करने लगेंगे तो फिर आपको अच्छे गाने भी नहीं गाने देंगे। ऐसे संगीतकार जो खुद परफॉर्म करते हैं मुझे बढ़ावा क्यों देंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि कॉपीराइट कानून में जो बदलाव आए थे उसमें सबसे आगे मैं ही था, लेकिन जब बात इस पार या उस पार की आई तो मैं अकेला रह गया। जब आप हक की बात करते हैं तो आपके दुश्मन पैदा होने स्वाभाविक हैं। इस बात को न तो मीडिया ने समझा और न किसी और को समझने दिया। यही कारण था कि मुझे पार्श्व गायन से दूर कर दिया गया। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर इस इंटरव्यू में सोनू ने कहा था कि मुझे जिंदगी में इतना कुछ मिला है कि भगवान का शुक्रगुजार हूँ। लगता ही नहीं है कि मैं कुछ और ज्यादा मांगूं। मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ जिसका मेरे सपनों से कोई संबंध नहीं है, और वो ये कि मुझे किसी का मोहताज न बनाए।
शारीरिक या आर्थिक तौर पर मुझे दूसरों पर कभी निर्भर न होना हो। इस मौके पर सोनू ने अपने कड़वे तजुर्बों के बारे में बताते हुए कहा था कि कई बार मुझसे गाने गवाकर उसे दूसरे सिंगर्स से डब करा दिया गया। इसका एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि एक बार संगीतकार अमित त्रिवेदी ने मुझसे शानदार फिल्म का गुलाबो गाना और उसका टाइटल ट्रैक गवाया था, पर अचानक उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी आवाज नहीं जंच रही है। मैंने पूछा कि फिर मुझे बुलाया ही क्यों था? क्या मैं आपसे काम मांगने आया था? तो इस तरह की चीजों से इंडस्ट्री के प्रति मेरे मन में आदर कम हो गया। बता किस तरह जिया जाए हमें। इस तरह 2016 के बाद बॉलीवुड में सोनू के लिए ऐसे हालात बने कि उनका गायकी से ही मोह भंग हो गया था। उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और कई धार्मिक किताबें पढ़ीं। बीच में वो अमेरिका चले गए और यहीं सेटल होने का निर्णय ले लिया। इसी बीच इनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। वो भारत वापस आ गए और माँ की सेवा में जुट गए, लेकिन दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया। हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें। सोनू निगम के खिलाफ साजिशों का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि 30 साल से ज्यादा लंबे करियर में इन्हें बस एक नेशनल अवार्ड मिल सका। अगर फिल्म फेयर की बात करें तो उन्हें 18 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन अवार्ड केवल 2 बार ही मिला। साल 2002 में उन्हें साथिया के टाइटल ट्रैक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 2003 में कल हो ना हो के लिए। हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान। खैर, अब लौटते हैं सोनू निगम के करियर में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले ठाकरे परिवार पर। सोनू निगम एक वक्त ठाकरे परिवार के बहुत चहेते और परिवार के सदस्य की तरह थे। ठाकरे परिवार से सोनू की नजदीकियों की वजह थी स्मिता बाल ठाकरे, जो बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी हैं। स्मिता बहुत ग्लैमरस थीं और बॉलीवुड में अच्छी पैठ रखती थीं। उन्होंने कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया था। साल 1997 में स्मिता की सोनू निगम से दोस्ती हुई थी। स्मिता के संपर्क में आने के बाद सोनू निगम का करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। आगे चलकर ये भी खबरें आने लगीं कि स्मिता ठाकरे और सोनू निगम के बीच अफेयर चल रहा है। ये बातें ठाकरे परिवार के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं थीं। बाला साहब, उद्धव और राज ठाकरे इन खबरों से परेशान थे। यहीं से सोनू निगम और ठाकरे परिवार के बीच खटास बढ़ने लगी। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि ठाकरे परिवार ने सोनू निगम के करियर का नुकसान करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल 2019 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने ये बयान देकर सबको हैरान कर दिया था कि बाला साहब ठाकरे सोनू निगम की हत्या कराना चाहते थे। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काटे ही खिजां वाले मेरे से आ गए। 2013 से 2020 के बीच एक सिंगर के तौर पर सोनू निगम का करियर भले ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन वो कभी भी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। इस दौरान टी सीरीज, सलमान खान, जी और शिवसेना से खराब रिश्तों के बीच सोनू निगम अपने कई बयानों को लेकर चर्चा में रहे। कभी अनजान को लेकर उनकी प्रतिक्रिया पर विवाद हुआ, तो कभी मां काली के पहनावे पर उनकी टिप्पणी की आलोचना की गई। साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तो सोनू निगम ने खुलकर सलमान खान और टी सीरीज को म्यूजिक माफिया कहना शुरू कर दिया। एक बार सोनू निगम ने एक वीडियो जारी कर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो में उन्होंने कहा था कि भूषण, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस वीडियो में उन्होंने भूषण कुमार से पूछा था कि क्या उनको अब्बू सलेम, मॉडल मरीना कुंवर याद है, जिन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस वीडियो का जवाब देते हुए भूषण कुमार की पत्नी दिव्या ने सोनू निगम को एहसान फरामोश कहा था, जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलीवुड कंट्रोल करते हैं। ऐसे लगभग सभी लोगों से सोनू ने जमकर पंगे लिए और इन सबसे अपने रिश्ते बहुत खराब कर लिए। इसके बावजूद सोनू कैसे वापसी करने में सफल रहे और अपने सारे विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब इसकी कहानी जान लीजिए। तुमको भी है खबर, मुझको भी। दरअसल सोनू के करियर का एक लंबा वक्त
साजिशों का शिकार हो गया, लेकिन सिंगिंग टैलेंट के चलते उनका करियर अब भी खत्म नहीं हुआ था। सोनू निगम सही मौके की तलाश में थे। इस दौरान वो आमिर खान और शाहरुख से अपने रिश्ते अच्छे रखने में कामयाब रहे। साल 2015 के बाद देश में कथित असहिष्णुता के मुद्दे पर बॉलीवुड के लोग दो धड़ों में बंट गए थे। सोनू उस गुट के साथ खड़े दिखे जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और स्टैंड के साथ था। इसके अलावा सोनू ने अपनी इमेज नेशनलिस्ट सिंगर की बना ली। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी। कई मौकों पर इन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इसका असर ये हुआ कि वो सरकार की गुड लिस्ट में आ गए। साल 2022 में सोनू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2020 के बाद से इस सिंगर का वक्त बदलने लगा था। 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की सरकार गिर गई और उद्धव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह मुंबई में सोनू का एक बड़ा विरोधी कमजोर हो चुका था। इसके अलावा अब तक सोनू की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सिंगर होने की बन चुकी थी। इसी के चलते अब कई फिल्म प्रोड्यूसर्स और निर्देशक उनके साथ काम करने के लिए आतुर दिखने लगे। धड़कन नहीं जाना। सोनू की आवाज अब तमाम फिल्मों में सुनाई देने लगी थी। इतना ही नहीं, जो टी सीरीज सोनू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुकी थी, उसी टी सीरीज को सोनू के सामने नतमस्तक होते हुए साल 2022 में फिल्म लाल सिंह चड्ढा में गंवाना पड़ा। तब कई रिपोर्ट में कहा गया कि सोनू निगम और टी सीरीज में दोस्ती होने के पीछे आमिर खान का हाथ था। दरअसल फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान चाहते थे कि मैं की करां गाने को सोनू अपनी आवाज दें। इस गाने के लिए आमिर ने दोनों से प्रोफेशनली बात की और पुरानी बातों को भुलाकर साथ काम करने के लिए मनाया। देख के भी दिल नहीं भरा, मैं की करा। भूषण कुमार ने लाल सिंह चड्ढा के बाद खुद की फिल्म शहजादा में फिर से सोनू निगम को मौका दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद भूषण कुमार की फिल्म आदि पुरुष के गाने जय श्री राम कवर सॉन्ग के लिए भी सोनू निगम बाकी सिंगर्स के साथ शामिल हुए थे। इधर सलमान खान की लाख कोशिशों के बाद भी सोनू निगम के पास अब काफी फिल्में आ चुकी थीं। इस तरह जैसे अरिजीत सिंह का करियर खत्म करने में सलमान पूरी तरह से नाकाम रहे, ठीक वैसा ही सोनू के साथ भी रहा। क्या मैंने चाहा था और क्यों किस्मत में आई तन्हाई। ये तो रही सोनू निगम के खिलाफ साजिशों और उनकी वापसी की कहानी। अगर आप सोनू के शुरुआती सफर, करियर और विवादों पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।